सर्वप्रथम आप सभी को शुभ संध्या। कक्षा की शुरुआत करने की मैं घोषणा करता हूं। पिछली कक्षाओं में हम सल्तनत काल में चल रहे थे और सल्तनत काल के दौर में आपने प्रीवियस क्लास में इल्तुतमिश को देख लिया था। हमने देखा कि मोहम्मद गोरी का कोई संतान नहीं था, यहां तक हम पढ़ चुके थे। और इस कड़ी में जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हुई तो उसके बाद उसके दासों ने ही स्वयं को साम्राज्य का अधिपति घोषित कर दिया, जिसमें कोई बताएंगे कि किस दास को कौन सा प्रांत मिला था। कुबाचा को क्या मिला था? वेरी गुड। यालदोज, कुवाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम उल्लेखनीय है। हमने ऐबक को भी देख लिया था, क्योंकि ऐबक का कार्यकाल बहुत लंबा नहीं रहा, लगभग 4 से 5 वर्ष के मध्य रहा। लेकिन फिर भी जो ऐबक ने कार्य किया वो अस्मरणीय है। आपने देखा कि इस कड़ी में कुतुब मीनार का निर्माण हो, चाहे 2.5 दिन का झोपड़ा हो अथवा अन्य चीजें हो, भारत में इस्लामिक पद्धति से वास्तुकला की शुरुआत हो, इन सब कारणों से हम ऐबक को याद रखते हैं। आराम शाह बहुत कम समय के लिए शासक बना। उसके बाद जो वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है वो इल्तुतमिश है। हमने इल्तुतमिश के विषय में भी पढ़ा। न्याय का घंटा किसने लगवाया था? इल्तुतमिश ने लगवाया था। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। अब हम इल्तुतमिश के आगे वाले खंड में चलेंगे, उसके आगे वाले पार्ट में चलेंगे। कल का टॉपिक मैंने रजिया सुल्तान लिखवा दिया था। अगला जो टॉपिक है वह रजिया सुल्तान है, जो इल्तुतमिश के ठीक आगे का खंड है। ये हमने कल हेडिंग दे दिया था, समझ लेते हैं। आपने कल के कक्षा में पढ़ा कि इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है, क्योंकि वह ऐबक का गुलाम था और ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था। ठीक है, इस तथ्य को ध्यान रखिएगा। तो इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है और इल्तुतमिश का जो कार्य रहा वह लगभग हम 3 चरण में बांटकर उसे देख सकते हैं। कहां से कहां तक? 1210 से लेकर 1220 तक, 1220 से लेकर 1230 तक, और उसके बाद 36 तक। प्रथम जो काल है, पहला जो काल है, वह क्यों उल्लेखनीय है? वेरी गुड। विद्रोहियों का दमन किया एवं राज्य का विस्तार किया। और दूसरा काल क्यों महत्वपूर्ण है? ठीक है। और तीसरा खंड, वह क्यों महत्वपूर्ण है? वेरी गुड। तीसरे कालखंड में उसने साम्राज्य के लिए काम किया। ठीक है, वेरी गुड। साम्राज्य के लिए काम किया, ठीक है, सुदृढ़ीकरण किया, सिक्के चलाए, इत्यादि इत्यादि। अब हम इल्तुतमिश के आगे के इतिहास को जानते हैं। इल्तुतमिश के बाद कहते हैं कि पहली बार ऐसा हुआ कि दिल्ली की जनता ने उत्तराधिकार के प्रश्न पर स्वयं निर्णय लिया और रजिया को सुल्तान बनाने की सोची। लेकिन समाज कैसा है? पैट्रियार्कियल है, पितृसत्तात्मक है। तो जो वजीर हैं, जो मंत्रियों का संगठन है, वह चाहता है कि रजिया सुल्तान न बने। तो उसने इल्तुतमिश के वारिस को ही सुल्तान बनाने की पेशकश की। और इसको लेकर क्या हुआ? एक राजयुद्ध छिड़ गया, जिसमें रजिया को बहुत संघर्षों का सामना करना पड़ा। रजिया ने लाल वस्त्र पहनकर दिल्ली की जनता से न्याय मांगा और बाद में रजिया को सुल्तान का पद हासिल भी हुआ। सुल्तान बनने वाली वो पहली महिला है, इसको ध्यान रखिएगा। सुल्तान का अर्थ है कि इस्लामिक साम्राज्य से। ठीक है, इस तथ्य को ध्यान में रखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट लिख दीजिए इसमें। लिखिए, इल्तुतमिश ने
रजिया को अपना उत्तराधिकारी बनाया। इल्तुतमिश ने रजिया को अपना उत्तराधिकारी बनाया, उत्तराधिकारी बनाया। लेकिन 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 1236 में 1236 में शासिका बनने के बाद, शासिका बनने के बाद उसे विद्रोह का सामना करना पड़ा। विद्रोह का सामना करना पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। मध्य में उलेमाओं के सहयोग से, मध्य में उलेमाओं के सहयोग से, उलेमाओं के सहयोग से इसका भाई रुकनुद्दीन गद्दी पर बैठा। इसका भाई रुकनुद्दीन गद्दियों पर बैठा। गद्दी पर बैठा। लेकिन जल्द ही रजिया ने लाल वस्त्र पहनकर, जल्द ही रजिया ने लाल वस्त्र पहनकर, लाल वस्त्र पहनकर दिल्ली की जनता से न्याय मांगा। दिल्ली की जनता से न्याय मांगा। न्याय मांगा एवं जन सहयोग से गद्दी पर बैठी। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस तथ्य को। ये जो रुकनुद्दीन था, हाँ क्या किया? वेरी गुड, हिस्सा लिया। एक तथ्य ध्यान रखेंगे कि जो उलेमा थे, इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद जो राज्य में उलेमाओं के स्थान पर बैठे हुए शासक थे, उन्होंने घोषणा किया कि रजिया का भाई सुल्तान बनेगा। लेकिन जनता चाहती थी कि रजिया ही सुल्तान बने, क्योंकि रजिया उसके योग्य भी थी। तो बाद में जन सहयोग से रजिया को गद्दी तो मिल गई, लेकिन रजिया सुल्तान का आगामी जीवन संघर्षों से भरा हुआ रहा। इसको भी ध्यान रखेंगे। कई समझौते करने पड़े और बाद में हत्या भी हो गई। इन सभी तथ्यों को हम एक एक करके लिखेंगे, लेकिन उसके पहले हम यह ध्यान रखेंगे कि जब रजिया गद्दी पर बैठी तो रजिया ने जिस सिस्टम की शुरुआत की वह तुर्की शासकों के विरोध में थी। उसने तुर्क शासकों के खेमे को कमजोर करने का प्रयास किया। मैंने आप सभी को लिखवा दिया था कि मोहम्मद गजनवी और गोरी दोनों ही तुर्क शासक थे और उन्हीं के वंशज या गुलाम आगे शासन कर रहे थे। तो रजिया ने क्या किया? गैर तुर्कों को बढ़ावा दिया और तुर्क शासकों के प्रभाव को, कोई माइक ऑन है उसको बंद कर लिया जाए, देख लें किनका माइक ऑन है। तो रजिया ने क्या किया? गैर तुर्क शासकों को बढ़ावा दिया और तुर्क शासकों के पावर को कम करने की चेष्टा की। और कालांतर में जो मोहम्मद बिन तुगलक आया, अगले वंश की मैं बात कर रहा हूं, तो उन्होंने भी इस पद्धति को अपनाया था। इसको भी ध्यान रखिएगा। और कालांतर में खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने भी इस पद्धति को अपनाया था। इस पद्धति में क्या करते हैं? जिस मूल का शासन चला रहा है उस मूल के शासन को समाप्त करने का प्रयास किया जाता है और अपनी एक नई विचारधारा शुरू की जाती है।
स्वयं को सम्राट घोषित करने के साथ, सुल्तान घोषित करने के साथ अपने वंश के लोगों के शासन को आगे बढ़ाने की प्रथा को लागू किया जाता है। तो रजिया से यह सीख अलाउद्दीन और मोहम्मद बिन तुगलक ने भी लिया था। इस पॉइंट को लिख दीजिए सभी लोग, लिखिए। रजिया ने तुर्की शक्तियों को कमजोर करने रजिया ने तुर्की शक्तियों को कमजोर करने तथा तथा गैर तुर्क शक्तियों को आगे बढ़ाने का काम किया। गैर तुर्क शक्तियों को आगे बढ़ाने का काम किया। काम किया काम किया जिसे कालांतर में अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनाया। जिसे कालांतर में अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनाया। शॉर्ट में एमबीटी लिख देंगे, एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनाया। ठीक है, इन तथ्यों को ध्यान में रखेंगे। आगे चलेंगे। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, देखिए रजिया ने पर्दा प्रथा को त्याग दिया। रजिया ने पर्दा प्रथा को त्याग दिया। पर्दा प्रथा को त्याग दिया एवं पुरुषों की भांति कुबा एवं कुलाह पहनकर, कुआ समझते हैं क्या होता है? पुरुषों की भांति कुआ एवं कुलाह पहनकर। कुआ माने क्या होता है, कौन बताएंगे? कुआ माने कोट होता है, कोट। कुलाह माने टोपी। कुआ एवं कुलाह पहनकर दरबार जाने लगी। दरबार जाने लगी एवं शासनकारी को स्वयं देखने लगी। एवं शासनकारी को स्वयं देखने लगी। स्वयं देखने लगी। अब जैसे हमने कल इक्ता प्रणाली को पढ़ा था, तो इसने क्या किया, इक्ताओं में जो अधिकार थे उसमें फेरबदल कर दिए, यानी पोस्ट चेंज कर दिया। ध्यान रखिएगा लोगों का, जो शासकों का पूर्व से नियत पोस्ट था उसमें अदला बदली कर दिया और अपने हिसाब के इक्ताओं को नियुक्त किया। इसको भी लिख लीजिए। देखिए रजिया ने इक्ताओं में परिवर्तन कर रजिया ने इक्ताओं में परिवर्तन कर अधिकारियों की नियुक्ति की।
ठीक है। फिर अधिकारियों की नियुक्ति की। कोई ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो लिखने में स्वयं को अक्षम पा रहे हैं, गति थोड़ा सा कम कर दिया जाएगा। छोटू जी, क्या समस्या आ रही है? चलिए, ये निजी समस्या हुई, और तो ठीक है। चलिए, लिखने की गति बनाए रखिए, आगे चलते हैं। हमने देखा कि रजिया ने एकताओं में परिवर्तन कर दिया, और परिवर्तन के साथ क्या किया? ऑफिसर्स की नियुक्ति की। अब किसको क्या दिया वो भी लिख लीजिए, पूछा जाता है। देखिए, इस कड़ी में एतगीन, इस कड़ी में एतगीन को एतगीन को बदायूं का बदायूं का इक्तादार नियुक्त किया। नियुक्त किया एवं उसे उसे आमिर ए हाजिब का पद दिया। आमिर ए हाजिब का पद दिया। ध्यान रखते हुए चलेंगे, पूछा जा सकता है। आमिर ए हाजिब का पद दिया। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। अल्तुनिया को अल्तुनिया को सरहिंद, ब्रैकेट में भटिंडा, अल्तुनिया को भटिंडा का गवर्नर नियुक्त किया एवं एवं जलालुद्दीन याकूत को जलालुद्दीन याकूत को जलालुद्दीन याकूत को अमीर ए आखुर नियुक्त किया। क्या अर्थ होता है इसका? इसका अर्थ क्या होता है? वेरी गुड। असुसाला का प्रधान। इसको असुसाला का प्रधान नियुक्त किया, तो ध्यान रखिएगा। अल्तुनिया को भटिंडा का गवर्नर और जलालुद्दीन याकूत को आमिर आखुर नियुक्त किया, असुसाला का हेड घोषित किया। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट। अब राज्य के अंदर तुर्क और नन तुर्क के बीच में एक शीत युद्ध चल रहा था, कोल्ड वॉर चल रहा था। इसको ध्यान रखिएगा। रजिया ने क्या किया? तुर्कों के इफेक्ट को कम करने का प्रयास किया और नन तुर्कों के इफेक्ट को बढ़ाने का प्रयास किया। इस कड़ी में अल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया, जिसको हम देखेंगे, क्योंकि वह तुर्क था और याकूत क्या था? नन तुर्क था। रजिया का प्रेम याकूत के साथ चल रहा था, लेकिन अल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया। इस सभी परिघटनाओं को हम ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी देखेंगे। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट में सन 1240 ईस्वी में सन 1240 ईस्वी में 1240 ईस्वी में भटिंडा के सूबेदार
भटिंडा के सूबेदार अल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया। भटिंडा के सूबेदार अल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया। विद्रोह कर दिया एवं अमीरों के साथ मिलकर एवं अमीरों के साथ मिलकर मिलकर उसके भाई बहराम शाह को सुल्तान बनाया। बहराम शाह को सुल्तान बनाया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बड़ा ही टेक्निकल मामला है। शासन में कहते हैं कि राजनीति किसी की नहीं होती है, यह आदिकाल से प्रचलित कहावत है। अब देखिए, अल्तुनिया क्या कर रहा है, तो स्वयं को तुर्क मानता है, वो तुर्क है भी, जबकि याकुत याकुत क्या है, नन तुर्क है। रजिया का प्रेम याकुत के साथ चल रहा है, लेकिन मजबूरी ऐसी आ गई है कि उसे अल्तुनिया से विवाह भी करना पड़ेगा। इस तरह के षड्यंत्र बनाए गए और बहराम शाह को शासक बना दिया। अब रजिया के पास एक ही ऑप्शन था। ऑप्शन ये था कि अल्तुनिया से विवाह कर ले और सत्ता में वापसी कर ले। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब उसने अल्तुनिया के साथ विवाह किया तो भी बहराम शाह को वो दोनों मिलकर हरा नहीं सके और बाद में इन दोनों की हत्या हो गई। इसको भी लिख दीजिए। देखिए, अति महत्वपूर्ण है कि रजिया ने रजिया ने अल्तुनिया से विवाह कर रजिया ने अल्तुनिया से विवाह कर एक बार पुनः एक बार पुनः दिल्ली की सत्ता प्राप्त करने की कोशिश की। एक बार पुनः दिल्ली की सत्ता प्राप्त करने की कोशिश की। प्राप्त करने की कोशिश की। लेकिन लेकिन बहराम शाह ने उसे पराजित कर दिया। बहराम शाह ने उसे पराजित कर दिया। पराजित कर दिया। पराजित कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट, देखिए, युद्ध में पराजित होने के पश्चात युद्ध में पराजित होने के पश्चात कैथल के निकट कैथल के निकट अक्टूबर 1240 में अक्टूबर 1240 में डाकुओं ने उन दोनों की हत्या कर दी। डाकुओं ने उन दोनों की हत्या कर दी। डाकुओं ने उन दोनों की हत्या कर दी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अगला बिंदु। देखिए, यद्यपि यद्यपि
देखिए, यद्यपि रजिया का शासनकाल अत्यंत अल्प था, रजिया का शासनकाल अत्यंत अल्प था, परंतु परंतु मात्र 3 वर्ष और 6 माह के शासनकाल में, परंतु मात्र 3 वर्ष और 6 माह के शासनकाल में शासनकाल में वह इल्तुतमिश के वह इल्तुतमिश के सभी उत्तराधिकारियों में वह इल्तुतमिश के सभी उत्तराधिकारियों में सबसे योग्य और प्रशंसा की पात्र बन गई। सबसे योग्य और प्रशंसा की पात्र बन गई। पात्र बन गई। अब चूंकि शासक कौन बन गया है आगे, बहराम शाह बन गया है। आगे लिखिए बहराम शाह। बहराम शाह ब्रैकेट में 1240 से 42, 1240 से 42 बहराम शाह। ठीक है। अब ध्यान रखेंगे, बहराम शाह शासक अपने दम पर नहीं बना था, बल्कि जो अमीर लोग थे, जो अमीर वर्ग था, उलेमाओं का वर्ग था, उन सभी ने मिलकर बहराम शाह को शासक बनाया था। तो जाहिर सी बात है कि अब क्या होगा, पहले जो सुल्तान होते थे, शासन पर उनका एकाधिकार होता था, अपने निर्णयों में वे स्वतंत्र होते थे। लेकिन अब क्या होगा, जिन लोगों ने मिलकर सत्ता खड़ा करवाया है, निर्णयों में सबकी हिस्सेदारी होगी। तो यहां से दिल्ली सल्तनत में अमीर वर्गों के निर्णय को आप देख सकते हैं कि राजा का निर्णय अब क्या है, एकाधिकारकृत नहीं है, बट गया है। इस पॉइंट को हम लिखेंगे। देखिए, दिल्ली के विद्रोही अमीरों ने, दिल्ली के विद्रोही अमीरों ने षड्यंत्र कर, दिल्ली के विद्रोही अमीरों ने षड्यंत्र कर इल्तुतमिश के तीसरे पुत्र बहराम शाह को इल्तुतमिश के तीसरे पुत्र बहराम शाह को बहराम शाह को 21 अप्रैल 1940 को गद्दी पर बैठाया। 21 अप्रैल 1940 को गद्दी पर बैठाया। गलत लिखा दी, 1240 को गद्दी पर बैठाया, करेक्शन कर देंगे। 21 अप्रैल 1240 को गद्दी पर बैठाया। ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, इसमें अमीर वर्ग का हाथ है। गद्दी पर बैठाया, वो ठीक कर देंगे थोड़ा। ठीक है, तो 1240 कर दें, तो में 1940 आ गया है।
गद्दी पर बैठाया। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, सल्तनत की शक्ति को संरक्षित करने के लिए, सल्तनत की शक्ति को संरक्षित करने के लिए सल्तनत की शक्ति को संरक्षित करने के लिए तुर्क अमीरों ने एक नए पद का सृजन किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर देंगे इसको। एक नए पद का सृजन किया। सल्तनत की शक्ति को संरक्षित करने के लिए तुर्क अमीरों ने एक नए पद का सृजन किया। एक नए पद का सृजन किया जिसे जिसे नायब ए मुमलिकात कहा जाता है। नायब ए मुमलिकात कहा जाता है। नायब ए मुमलिकात कहा जाता है। कहा जाता है। इस पद का सृजन किसने किया? किसने बनाया? तुर्क अमीरों ने बनाया। वही अमीर जिन्होंने बहराम शाह को गद्दी पर बैठाया था। मैंने स्पष्ट कर दिया है कि अब शासन के भागीदारी में, हिस्सेदारी में क्या होगा? अमीरों का भी हाथ होगा, जिन्होंने राजा को स्टैंड किया है, खड़ा किया है। इसमें लिख दीजिए एक लाइन, लिखिए, यह संपूर्ण अधिकारों का स्वामी था। यह संपूर्ण अधिकारों का स्वामी था। स्वामी था एवं एक प्रकार के संरक्षक का पद था। यह संपूर्ण अधिकारों का स्वामी था एवं एक प्रकार के संरक्षक का पद था। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब क्या हो गया? तो जो पावर शेयरिंग है वो 3 लोगों के पास आ गई। सुल्तान के पास, नायब के पास और वजीरों के पास। ध्यान रखेंगे, अब सत्ता का जो पावर है वह 3 के हाथ में केंद्रित हो गया। पहले क्या था? बहराम शाह के पहले सुल्तान ही सर्वे सर्वा था। सुल्तान के हाथ में क्या था? निर्णय लेने की एकीकृत शक्ति थी, केंद्रीकृत शक्ति थी। लेकिन अब क्या हो गया? उसमें 3 लोग आ गए। एक तो सुल्तान आ गया जो पहले से है, दूसरा जो नायब का पद बनाया गया वो आ गया, और तीसरा वजीर, उलेमा इत्यादि वो आ गए। और सबसे पहला नायब का पद किसे मिला? तो अभी हमने एतगिन की चर्चा की थी। आपने लिखा था एतगिन को क्या बनाया गया था? एतगिन को क्या बनाया गया था? बदायूं का इक्तादार। वेरी गुड। तो ध्यान रखिएगा, जो तुर्क रहेंगे वही सत्ता में अब शामिल होंगे। रजिया ने क्या किया था? तुर्कों को उखाड़ फेंकने का कार्य किया था, जिसमें किसी कारण से रजिया सफल नहीं हो पाई। कोशिश बहुत किया लेकिन सफल नहीं हो पाई। अब वापस से सत्ता तुर्कों के हाथ में है और 3 के हाथ में डिवाइडेड है। इसको ध्यान रखेंगे। इसको आप चाहे तो ऐसे बना सकते हैं, तो लिख दीजिए, इसमें लिख दीजिएगा ये फर्स्ट नायब था।
पहला नायब था। ठीक है, पावर शेयरिंग को जरूर नोट कर लेंगे। आगे चलते हैं। पावर तीन के हाथ में है, सुल्तान के हाथ में है, नायब के हाथ में है, वजीर के हाथ में है। नायब का पद सबसे पहले एदगीन को प्राप्त हुआ था, इसको भी ध्यान रखिएगा। अब हम एक दूसरे पक्ष को भी देखेंगे, जिस पक्ष पर इल्तुतमिश का विशेष ध्यान था। किस आक्रमण पर ध्यान था उसका? मंगोल अटैक पर। मंगोल, इधर दूसरी तरफ मंगोल क्या है, घात लगाकर बैठे हुए हैं। मंगोल इस तलाश में है कि जैसे ही मौका मिलेगा, लोग वीडियो मोड में सभी लोग आ जाएं, ताकि थोड़ा सा टू वे इंटरेक्शन रहे। तो अपना अपना वीडियोस ऑन कर लें। तो अब क्या है कि मंगोलों को लगा कि यह सबसे उचित मौका है, क्योंकि इल्तुतमिश से मंगोल जीत नहीं पाए, और इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्तान बहुत कम समय के लिए रही। जब तक मंगोल संभल पाते, रजिया सुल्तान को हरा भी नहीं सकते थे उस समय, क्योंकि सुल्तान के हाथ में तब तक भी अंतिम पावर थी। लेकिन अब जो नीति निर्माण की शक्ति है, निर्णय लेने की शक्ति है, डिसीजन मेकिंग पावर है, वो बढ़ चुका है। तो मंगोलों ने एक बार फिर से अटैक करने का सोचा, और तैर के नेतृत्व में मंगोलों ने आक्रमण कर दिया मुल्तान पर 1241 में। इसको भी परीक्षा के दृष्टिकोण से ध्यान रखिएगा। और बाद में 1242 में 42 में एक दिल्ली के विद्रोही सैनिक दल ने मिलकर बहराम शाह की हत्या कर दी, समाप्त कर दिया उसे, उसका जीवन हराम कर दिया। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। आराम शाह को नहीं भूलेंगे। आराम शाह बहुत कम समय के लिए शासक बना था। इतिहास में सबसे लंबे समय के लिए शासक कौन बना? अमोघ वर्ष बना था, उसको भी ध्यान रखेंगे। लिख दीजिए इस 2 पॉइंट को, लिखिए नेक्स्ट पॉइंट में। लिखिए, बहराम शाह के शासनकाल के दौरान, बहराम शाह के शासनकाल के दौरान, बहराम शाह के शासनकाल के दौरान सल्तनत में प्रथम बार, सल्तनत में प्रथम बार 1241 ईस्वी में, 1241 ईस्वी में तैर के नेतृत्व में, तैर के नेतृत्व में मंगोलों ने आक्रमण कर दिया। तैर के नेतृत्व में मंगोलों ने आक्रमण कर दिया। ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, मुल्तान पर आक्रमण किया, आक्रमण कर दिया। ठीक है, ब्रैकेट में मुल्तान लिख देंगे, कभी जगह का नाम पूछेगा तो ध्यान रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट, देखिए 1242 ईस्वी में, 1242 ईस्वी में दिल्ली की एक विद्रोही सेना ने,
दिल्ली की एक विद्रोही सेना ने बहराम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या कर दी। बहराम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या कर दी। उसकी हत्या कर दी। अब इसके बाद कौन आया? इसके बाद आया अलाउद्दीन मसूद शाह। अगले शासक का नाम लिखिए। अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1246। 1242 से 1246। ठीक है, अब ध्यान देंगे क्योंकि बहराम शाह के समय से ही शासन तीन लोगों के हाथ में बट गया था। इल्तुतमिश का यह पौत्र है। ठीक है, अलाउद्दीन मसूद शाह इल्तुतमिश का पौत्र है। इसको इस शर्त पर सुल्तान बनाया गया था, यह नायबों के माध्यम से अपनी शक्ति का प्रयोग करेगा, खुद में कोई डिसीजन नहीं लेगा। और इस कड़ी में हम चालीसा को भी देखेंगे। ठीक है, आप लोग बताइए कि ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसे तुर्की के खलीफा ने पहली बार खलीफा का पद भारत में प्रदान किया था? वेरी गुड। इसमें भी दो तीन बातें लिख दीजिए अलाउद्दीन में। देखिए, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, बहराम शाह की मृत्यु के बाद, बहराम शाह की मृत्यु के बाद, मृत्यु के बाद इल्तुतमिश का पौत्र, इल्तुतमिश का पौत्र अलाउद्दीन महमूद शाह, अलाउद्दीन महमूद शाह सुल्तान बना। अलाउद्दीन महमूद शाह सुल्तान बना एवं अलाउद्दीन महमूद शाह सुल्तान बना। अच्छा, मसूद शाह ही करिए, मसूद शाह करिए उसको, तो वही अलाउद्दीन मसूद शाह सुल्तान बना। ठीक है, मसूद शाह होगा, सुल्तान बना एवं उसे इस शर्त पर सुल्तान बनाया गया, एवं उसे इस शर्त पर सुल्तान बनाया गया कि वह अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा, वह अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा, बल्कि नायब के अधीन कार्य करेगा, नायब के अधीन कार्य करेगा। ध्यान रखेंगे इसको। लिखिए, इसके शासनकाल में, मसूद शाह के शासनकाल में, शासनकाल में
सत्ता की समस्त शक्ति, सत्ता की समस्त शक्ति सत्ता की समस्त शक्ति 40 अमीरों के समूह, 40 अमीरों के समूह, 40 अमीरों के समूह तुर्कान ए चिहलगानी के हाथों में था, के हाथों में था। कभी पूछा जा सकता है कि अमीरों का संगठन क्या कहलाता था, तो 40 अमीरों के संगठन को तुर्कान ए चिहलगानी कहते थे, सभी तुर्किस थे। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, इनके हाथों में था। लिखिए, इनके शासनकाल में बलवन, इनके शासनकाल में बलवन, बलवन अमीर ए हाजिब के पद पर नियुक्त हुआ। बलवन अमीर ए हाजिब के पद पर नियुक्त हुआ, के पद पर नियुक्त हुआ। अमीर ए हाजिब के पद पर नियुक्त हुआ। अब ध्यान रखिएगा कि शासन की जो अंतिम बागडोर है वो अमीरों के हाथ में है, नायबों के हाथ में है, जो इसके शासन से संतुष्ट नहीं थे, और यह भी उनके शासन से संतुष्ट नहीं था, क्योंकि था तो सुल्तान, लेकिन इसके पास स्व निर्णय लेने की शक्तियां नहीं थी। तो अंतर्द्वंद चला करता था, कोल्ड वॉर, ठीक है, चला करता था। और बाद में क्या हुआ, उन 40 संगठनों ने इसे पद से हटा दिया। इसको लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट में। लिखिए, महत्वपूर्ण है कि जून 1246 में, जून 1246 में 4 वर्ष के शासनकाल के बाद, 4 वर्ष के शासनकाल के बाद मसूद शाह को गद्दी से हटाकर, गद्दी से हटाकर गद्दी से हटाकर नसीरुद्दीन महमूद को शासक बनाया गया या सुल्तान बनाया गया। नसीरुद्दीन महमूद को सुल्तान बनाया गया। ठीक है, अब नसीरुद्दीन महमूद हेडिंग हो जाएगा। और इसके विषय में परीक्षाओं में प्रश्न भी पूछा जाता है, इसको थोड़ा ठीक से देख लेंगे, ध्यान से देख लेंगे। बारह सौ छियालीस से 65,
1246 से 65। ध्यान रखिएगा, यह इस वंश का, शमसी वंश का अंतिम शासक था, क्योंकि इल्तुतमिश शमसी वंश का ही था। उसके वंश का यह अंतिम शासक हुआ, और यह संत स्वभाव का था। संत समझते हैं ना, साधु संत, संत स्वभाव का था। और टोपी सीकर, टोपी जो पहनने वाला होता है, उस टोपी को सीकर अपना गुजारा करता था, यह इसकी खासियत थी। और कुरान की नकल करता था, ध्यान रखिएगा इसको। तो ऐसी कुछ विशेषताओं के कारण इसे संत स्वभाव का भी कहा जाता है। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट, पहला बिंदु, यह इल्तुतमिश का पौत्र इल्तुतमिश का पौत्र एवं शमसी वंश का अंतिम शासक था, एवं शमसी वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, टोपी टोपी सिलकर अपना गुजारा करता था। टोपी सिलकर अपना गुजारा करता था, गुजारा करता था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सुल्तान बनने से पहले वह हकीम था। सुल्तान बनने से पहले वह हकीम था, हकीम था। एवं खाली समय में खाली समय में कुरान की नकल करना उसकी आदत थी। खाली समय में कुरान की नकल करना उसकी आदत थी। उसकी आदत थी। आदत थी, ध्यान रखिएगा। कभी पूछ दे कि संत स्वभाव का इनमें से कौन था, और चार शासक का नाम दे दे, तो एक इसका भी नाम आ सकता है। ठीक है, अब इसके विषय में उस समय के रचनाकारों ने भी काफी कुछ लिखा है, इसको ध्यान रखिएगा। जिसमें मिनहाज उस सिराज ने भी इस शासक के विषय में कुछ पंक्तियां लिखी है। इसे एक आदर्श सम्राट बताया है उस समय का, आदर्श सुल्तान बताया है उस समय का, तो इसको भी लिख दीजिए। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट में, लिखिए मिनहाज उस सिराज के अनुसार नसरुद्दीन महमूद दिल्ली का आदर्श सुल्तान था। अब आप लोग बताएंगे कि मिनहाज उस सिराज की रचना का नाम क्या है? तबकात ए नासरी। इस कड़ी में यह ध्यान रख लेंगे कि मिनहाज ने तबकात ए नासरी इसी राजा को समर्पित करके लिखा था, समर्पित कर दिया था इसे। किसे? किस शासक को? नसरुद्दीन महमूद को। ठीक है, लिख दीजिए, मिनहाज ने मिनहाज ने
तबकात ए नासिरी नामक रचना, तबकात ए नासिरी नामक रचना नसरुद्दीन महमूद को समर्पित किया था, को समर्पित किया था। ठीक है। अब चूंकि यह शासक किस स्वभाव का है, कैसा स्वभाव है इसका, संत स्वभाव का है, कुरान की नकल करता है। ठीक है। इतना सीधा व्यक्ति शासक तो बन नहीं सकता है। शासक बनने के लिए क्या चाहिए, राजनीति का ज्ञान होना चाहिए। तो यह एक सफल शासक नहीं हुआ। तो इसने अपना पूरा चार्ज एक नायब बलवन को दिया था, जो बलवन आगे चलकर हम पढ़ेंगे भी बलवन को। और बलवन की पुत्री से इसका विवाह हुआ था और इसका सारा कार्य संचालन बलवन ही किया करता था। यह परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। लिख दीजिए, लिखिए, वह नाम मात्र का शासक था। वह नाम मात्र का शासक था, एवं उसने अपनी समस्त शक्ति, उसने अपनी समस्त शक्ति अपने नायब बलवन को सौंप दी। बलवन को सौंप दी। पूरा पावर बलवन के हाथ में था। सौंप दी। इसी में एक लाइन ऐड कर देंगे, बलवन ने अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान से करवाया था। हाँ, बलवन ने अपनी पुत्री का विवाह, हाँ बताइए। नहीं, नसीरुद्दीन का जो विवाह हुआ था वो बलवन की पुत्री से हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लिख लीजिए। बलवन ने अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान से करवाया था। सुल्तान से करवाया था। बलवन उम्र में बड़ा था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नायब के रूप में बलवन ने, नायब के रूप में बलवन ने, बलवन ने अपने विरोधी अमीरों का दमन किया। अपने विरोधी अमीरों का दमन किया। दमन किया। अब चूंकि अब क्या है, बलवन एक तो नायब है, वो कहने को नायब है, वो खुद राजा है, क्योंकि शासन में सारा डिसीजन मेकिंग किसका है, बलवन का है। और बलवन की पुत्री से सम्राट का विवाह करवा दिया, तो संबंधी भी हो गया। तो कुल मिलाकर चाहे आप देखेंगे तो राजनीतिक दृष्टिकोण से हो अथवा संबंधिक दृष्टिकोण से हो, बलवन के पास पावर बहुत अधिक है। तो जो अमीर उसके विरोध में थे, बलवन ने सबका विरोध किया। देखिए, इस कड़ी में इमामुद्दीन रेहान, इस कड़ी में इमामुद्दीन रेहान, इमामुद्दीन रेहान कौमा कुतलुग, कुतलुग खां कर दीजिएगा, कुतलुग खां एवं
किसलू खां, किसलू खां का बलवन ने दमन किया, का बलवन ने दमन किया। बलवन ने दमन किया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, सन 1265 में नसीरुद्दीन की अचानक मृत्यु हो गई। नसीरुद्दीन की अचानक मृत्यु हो गई, मृत्यु हो गई। 1265 में नसीरुद्दीन की अचानक मृत्यु हो गई तथा कोई पुत्र नहीं होने की स्थिति में, तथा कोई पुत्र नहीं होने की स्थिति में कोई पुत्र नहीं होने की स्थिति में बलवन ने स्वयं को सुल्तान घोषित किया। ठीक है, स्वयं को सुल्तान घोषित किया। ध्यान रखिएगा एक चीज कि बलवन एक ऐसा शासक हुआ जो 20 साल तक नायब रहा और 20 साल तक जीवन के अंतिम वर्षों में सुल्तान रहा, लेकिन उसने कुछ कार्य ऐसे किए जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अपनी विशेष महत्ता रखते हैं। अगला जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा गयासुद्दीन बलवन, जो हम कल पढ़ेंगे। आज हम कुछ बूस्टर फैक्ट्स को लिखेंगे। लिखिए हेडिंग में बूस्टर फैक्ट्स। अगले कक्षा में हम बलवन को देखेंगे। बूस्टर फैक्ट्स। बूस्टर फैक्ट्स में हम वैसे पॉइंट्स को लिखते हैं जो फ्रीक्वेंसी के दृष्टिकोण से परीक्षा के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, शुरुआत करते हैं। आप में से कोई अभ्यर्थी जवाब देंगे कि सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण किस शासक ने किया? इसकी चर्चा किस ग्रंथ में है? रचनामा में है। वेरी गुड। देखिए फर्स्ट पॉइंट देखिए, पूर्व मध्यकाल में पूर्व मध्यकाल में पूर्व मध्यकाल में अरबों द्वारा विजय का विस्तृत वर्णन, अरबों द्वारा विजय का विस्तृत वर्णन विस्तृत वर्णन चचनामा नामक ग्रंथ से मिलता है। चचनामा नामक ग्रंथ से मिलता है। मिलता है जिसमें मोहम्मद बिन कासिम के विजय की चर्चा है। जिसमें मोहम्मद बिन कासिम के विजय की चर्चा है। चर्चा है तथा अरबी भाषा में लिखा गया है। किसने लिखा है? अल कूफी ने लिखा है तथा अरबी भाषा में लिखा गया है।
मैंने पिछले किसी बूस्टर फैक्ट्स में या तथ्य में लिखवा दिया था कि सबसे पहले पुराणों का अध्ययन किसने किया? एल बेरूनी ने किया। अगला पॉइंट हम एल बेरूनी के बारे में ही लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अल बेरूनी 11वीं सदी में भारत आया था। अल बेरूनी 11वीं सदी में भारत आया था एवं वह इतिहासकार के साथ साथ खगोल विज्ञान औषधि भूगोल दर्शन और गणित का भी ज्ञाता था। नेक्स्ट पॉइंट, अगला बिंदु लिखिए, मोहम्मद हसन निजामी। हसन लिखिएगा, हसन निजामी ने कुतुबुद्दीन ऐबक की आज्ञा से अरबी भाषा में ताज उल मासिर की रचना की। यह पुस्तक गद्य और पद्य दोनों शैली में है। लिख दीजिए, प्रोज में भी है और पोएट्री में भी है। गद्य और पद्य दोनों शैली में है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, संध्याकर नंदी का नाम कितने लोगों ने सुना है? किस काल के लेखक थे? ये पाल समय के लेखक थे। पाल वंश के काल में यह रचनाएं लिखते थे। लिखिए, संध्याकर नंदी ने पाल वंश के शासक रामपाल के जीवन पर रामपाल चरित की रचना की। कोई बताएंगे कि रामपाल चरित में किस बात का उल्लेख है? थोड़ा हिंट कर देते हैं। एक प्रसिद्ध विद्रोह का उल्लेख है जो बंगाल में हुआ था उस समय में।
वेरी गुड। कैवर्त विद्रोह लिखवा दिए थे एक दिन, इसी बीच में पढ़ाए हैं। लिखिए, जिसमें बंगाल के कैवर्त विद्रोह की चर्चा है। कैवर्त, जिसमें बंगाल के कैवर्त विद्रोह की चर्चा है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सल्तनत कालीन डाक व्यवस्था। सल्तनत कालीन डाक व्यवस्था का वर्णन, डाक व्यवस्था का वर्णन, का वर्णन इब्न बतूता ने, इब्न बतूता ने रेहला नामक ग्रंथ में किया है। रेहला नामक ग्रंथ में किया है। इसी में एक लाइन ऐड कर दीजिए। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे अपना दूत बनाकर चीन भेजा था। एमबीटी ने इसे अपना दूत बनाकर चीन भेजा था। चीन भेजा था। नेक्स्ट पॉइंट, देखिए, मलफूजात ए तुमरी, मलफूजात ए तुमरी, तुमरी तुर्की भाषा में लिखित, तुर्की भाषा में लिखित, लिखित मंगोल आक्रमणकारी, मंगोल आक्रमणकारी तैमूर की आत्मकथा है। तैमूर की आत्मकथा है, जिसका फारसी अनुवाद, जिसका फारसी अनुवाद फारसी अनुवाद तालिब हुसैनी ने किया है। फारसी अनुवाद तालिब हुसैनी ने किया है, जिसका फारसी अनुवाद तालिब हुसैनी ने किया है। ध्यान रखेंगे इसे, ठीक है। कोई बताएंगे कि फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा का क्या नाम था? फिरोज शाही, वेरी गुड। फतुहात ए फिरोज शाही कहते हैं इसे मूल भाषा में, ठीक है। लिख दीजिए, फिरोज शाह तुगलक के आत्मकथा का नाम, फिरोज शाह तुगलक के आत्मकथा का नाम, आत्मकथा का नाम फतुहात ए फिरोज शाही है, जिसमें इस्लाम धर्म के प्रसार कार्यों का वर्णन है, जिसमें इस्लाम धर्म के प्रसार कार्यों का वर्णन है। इसकी रचना फिरोज शाह तुगलक ने स्वयं की थी।
जिसमें इस्लाम के प्रसार कार्यों का वर्णन है, जिसकी रचना फिरोज शाह तुगलक ने स्वयं की थी। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इसामी। इसामी एक लेखक है। देखिए, इसामी के ग्रंथ, इसामी के ग्रंथ जानबूझकर तेज लिखा रहा हूं क्योंकि हमें मॉडर्न तक पहुंचना है, और बिहार में क्या है, अभी भर्तियां लाइन में है। चलिए लिखिए, अगला पॉइंट, इसामी के ग्रंथ फुतुह उस सलातीन, अभी सिविल सेवा 71st की भर्ती भी बहुत तेज में आने वाली है, और फिर से उसमें अधिक से अधिक पोस्ट रहने की संभावना है। जिनकी तैयारी ठीक होगी वो बहुत तेजी में एसडीएम बन सकते हैं, मेंस लिखने की प्रैक्टिस कर लें तो। इसीलिए तैयार कर लीजिएगा जल्दी जल्दी, उसका लाभ मिल जाएगा। और बीपीएससी इस देश के समस्त पीसीएस की परीक्षाओं में सबसे आसान परीक्षा है। सबसे तेजी में यदि किसी को पीसीएस ऑफिसर बनना है, बिहार पीसीएस से आसान कोई पीसीएस नहीं है, इसको ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं। हम लिख रहे थे, इसामी के ग्रंथ फुतुह उस सलातीन, सलातीन में 14वीं शताब्दी के 14वीं शताब्दी के दक्षिण भारत के दक्षिण भारत के दक्षिण भारत के सामाजिक सामाजिक राजनैतिक राजनैतिक आर्थिक आर्थिक एवं एवं एमबीटी के समय, एमबीटी माने मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी के समय के विद्रोहों का वर्णन है। एमबीटी के समय के विद्रोहों का वर्णन है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ग्रंथों के नाम को प्रैक्टिस करेंगे तो याद रहेगा, देखते रहेंगे तो, अन्यथा भूल जाएंगे क्योंकि कठिन नाम है। अब आप बताएं, आप में से कोई अभ्यर्थी की शाहनामा की रचना किसने की थी, और यह किसके दरबार से संबंधित इतिहास को दिखाता है? ये कौन बताएंगे? महमूद गजनवी, लिख दीजिए। देखिए, शाहनामा के लेखक फिरदौसी हैं। शाहनामा के लेखक फिरदौसी हैं। फिरदौसी हैं जो फारसी भाषा का एक महाग्रंथ है। जो फारसी भाषा का एक महाग्रंथ है। महाग्रंथ है, ब्रैकेट में लिख दीजिए, महमूद गजनवी के दरबार से संबंधित, याद रहेगा। अब एक तथ्य को ध्यान रखिएगा, जो फिरोज शाही हैं वो दो हैं। एक तो है फतुहात फिरोज शाही, जिसकी चर्चा हमने अभी की है,
फतुहाते फिरोज शाही फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है, जिसके लेखक स्वयं कौन है? फिरोज शाह तुगलक है। लेकिन एक है तारीख ए फिरोज शाही, वो डिफरेंट बुक है, मिलते जुलते नाम है, उसको भी लिख लीजिए। किसने लिखा तारीख ए फिरोज शाही? लिख दीजिए, लिखिए तारीख ए फिरोज शाही शम्स ए सिराज ने लिखी। शम्स ए सिराज ने लिखी। शम्स ए सिराज ने लिखी, जिसे जिसे फिरोज शाह तुगलक का संरक्षण प्राप्त था। फिरोज शाह तुगलक का संरक्षण प्राप्त था। इसमें लिख दीजिए, इसमें FST के द्वारा फिरोज शाह तुगलक, इसमें FST के द्वारा लागू किए गए जागीर प्रथा का भी वर्णन है। जागीर प्रथा का भी वर्णन है। तो ध्यान रखिएगा, दो फिरोज शाही हैं, एक फतवाहते फिरोज शाही, एक तारीखी फिरोज शाही। लेखक अलग अलग हो जाएंगे, इसको ध्यान रख लीजिएगा। जागीर प्रथा का वर्णन है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, जियाउद्दीन बर्नी, जियाउद्दीन बर्नी MBT के शासनकाल में, MBT अब समझ रहे होंगे कौन है MBT? मोहम्मद बिन तुगलक। MBT के शासनकाल में, MBT के शासनकाल में 17 वर्षों तक उच्च पद पर आसीन रहा। सत्रह वर्षों तक उच्च पद पर आसीन रहा। इसी में एक लाइन ऐड कीजिए, वह उसकी उदारवादी नीतियों का विरोधी था। वह उसकी उदारवादी नीतियों का विरोधी था, इसीलिए वह उसकी उदारवादी नीतियों का विरोधी था, इसीलिए सुल्तान को दयालु एवं रक्त पिपासु दोनों कहा गया है। सुल्तान को दयालु एवं रक्त पिपासु दोनों कहा गया है। अब अमीर खुसरो का नाम इस कड़ी में नहीं भूलेंगे, जिसने 8 महत्वपूर्ण सुल्तानों के दरबार की शोभा बढ़ाई। ठीक है, देखिए अति महत्वपूर्ण है कि अगला पॉइंट अति महत्वपूर्ण है कि अमीर खुसरो, आदित्य जी हाथ खड़ा कर रहे हैं, हाँ। देखिए, जो कड़ी नीतियां बनाते थे राजा, उसके कारण रक्त पिपासु कहा गया। और जो उदारवादी नीतियां बनाते थे, जैसे जजिया का अंत कर दिया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, तो दयालु कहा गया। ठीक है, और जो दंड की नीति बनाई, उसके कारण पिपासु कहा गया। कर को बढ़ा दिया तो पिपासु कहा गया। तो दोनों नीतियों का समर्थन करता था, इसलिए दोनों नामों से नवाजा गया है, नामों से।
जजिया के बारे में सबको याद होगा, लिखवा दिए थे। बिन कासिम ने लागू किया तो एमबीटी ने हटाया, एफएसटी ने लागू किया तो अकबर ने हटाया, ठीक है, और औरंग ने लागू किया तो मोहम्मद शाह रंगीला ने अंतिम रूप से हटा दिया। इसको ध्यान रखिएगा। लोगों का डेटा लगता है समाप्त हुआ जा रहा है। हाँ, कुछ पॉइंट्स और लिख लीजिए। आज हम कहाँ थे? अगले बिंदु पर थे, अमीर खुसरो पर थे। देखिए, अमीर खुसरो बलवन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक तक, बलवन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक तक कुल 8 सुल्तानों के दरबार से जुड़ा रहा। बलवन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक तक कुल 8 सुल्तानों के दरबार से जुड़ा रहा। जुड़ा रहा। इसी में एक लाइन और ऐड कीजिए, वह फारसी का भारतीयकरण करने वाला पहला कवि था। फारसी का भारतीयकरण करने वाला पहला कवि था। इसे क्या कहा जाता है, किस उपनाम से जानते हैं? तोता ए हिंद या तूती ए हिंद, दोनों कहते हैं। तो नीचे लिख दीजिए उपनाम में। तूती ए हिंद या तोता ए हिंद। भारत का तोता कहा जाता है। अब ध्यान रखिएगा, एक रचना है अमीर खुसरो की, नूह सिपिहर। कितने लोग जानते हैं इसके बारे में? हाथ खड़े करें एक बार। नूह सिपिहर। लिख दीजिए। इसमें अमीर खुसरो चाटुकारिता करता हुआ दिखता है राजा की। देखिए, अमीर खुसरो ने नूह सिपिहर नामक ग्रंथ में, नूह सिपिहर नामक ग्रंथ में मुबारक शाह खिलजी, मुबारक शाह खिलजी का चाटुकारितापूर्ण वर्णन करता है। मुबारक शाह खिलजी का चाटुकारितापूर्ण वर्णन करता है। करता है एवं इसमें भारत के जलवायु और प्रकृति का वर्णन करते हुए, इसमें भारत के जलवायु और प्रकृति का वर्णन करते हुए भारत की तुलना स्वर्ग से करता है। भारत की तुलना स्वर्ग के उद्यानों से करता है, ये लिख दीजिए। भारत की तुलना स्वर्ग के उद्यानों से करता है।
ठीक है। दोबारा बताइए, छूट गया क्या किसी का? इसमें वह भारत की जलवायु और प्रकृति का वर्णन करते हुए भारत की तुलना स्वर्ग के उद्यानों से करता है। स्वर्ग के उद्यानों से करता है। अब क्यों करता है तो समझ लीजिए। आप यदि मैप पर देखेंगे, भारत और उसके आसपास के राष्ट्रों को देखेंगे, देशों को देखेंगे, तो इतनी सुंदर जलवायु शायद ही किसी देश को प्राप्त हो। हमारे यहाँ 6 तरह की ऋतुएं होती हैं। 4 तो सभी जानते हैं, लेकिन और भी 2 ऋतुएं हैं, सर्दी, गर्मी, ठीक है, शीत, शरद, वसंत, शिशिर। 6 ऋतुएं होती हैं, ध्यान रखिएगा। हमारे यहाँ पर जो जलवायु है वह उष्णकटिबंधीय जलवायु तो है, लेकिन क्योंकि मौसम इतने तरह के होते हैं कि हमें ठंड के समय में रजाई ओढ़ना पड़ता है और गर्मियों में हम पतले वस्त्रों का प्रयोग करते हैं। हमारे यहाँ बरसात भी आती है, लेकिन दुनिया में अधिकांश देश ऐसे हैं जहाँ या तो सालों भर गर्मी पड़ती है या सालों भर ठंडा ही पड़ता है, लेकिन हम मिश्रित जलवायु के देशों में से एक हैं। इसी सब कारण से, और साथ ही 3 और सागर से घिरे हुए हैं। खास करके मैं प्रायद्वीपीय भारत की बात करता हूँ, और ऊपर हिमालय का क्या है, एक विशाल दीवार खड़ा है जो मानसूनी हवाओं को वापस से परावर्तित करके हमारे ही देश में भेजता है, जिससे मानसूनी वर्षा होती है। हम रेगिस्तान बनने से बच गए हैं। तो ऐसे कई फैक्टर हैं जिसके कारण इस देश की तुलना वह स्वर्ग से करता है, स्वर्ग के उद्यानों से करता है। हमारे यहाँ सब तरह की फसलें होती है, मसालों का उत्पादन होता है, और कई क्षेत्रों में तो हमारा एकाधिकार भी है, जैसे अभ्रक में, मसालों के क्षेत्र में। और अब हम चावल उत्पादन में भी विश्व में रैंक 1 की तरफ जा रहे हैं। गेहूं के उत्पादन में आत्मनिर्भर हैं। चाय और कॉफी का भी उत्पादन होता है। तो हम लगभग अधिकांश फसलों के दृष्टिकोण से अब आत्मनिर्भरता की ओर है। ध्यान रखिएगा। हरित क्रांति के माध्यम से जब बॉर्लॉग और स्वामीनाथन का अध्ययन करेंगे, तो वहां हम इन तथ्यों को विशेष रूप से देखने की कोशिश करेंगे। ज्योग्राफी में, आर्थिक भूगोल में वापस से हम मूल बातों पर आ जाते हैं। अमीर खुसरो पर थे, ठीक है। अब बाबरनामा की चर्चा करेंगे। एक आध पॉइंट उसके बारे में भी लिख लीजिए। बाबरनामा जो बाबर की आत्मकथा है, देखिए बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद, बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद, अंग्रेजी अनुवाद मैडम बेवरीज ने किया। मैडम बेवरीज ने किया। बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद मैडम बेवरीज ने किया, जबकि उर्दू अनुवाद जबकि उर्दू अनुवाद नसीरुद्दीन हैदर ने किया। उर्दू अनुवाद नसीरुद्दीन हैदर ने किया। हैदर ने किया। ठीक है। इसी में लिखिए, यह ग्रंथ यह ग्रंथ मध्य एशिया एवं भारत की प्रकृति यह ग्रंथ मध्य एशिया एवं भारत की प्रकृति प्रकृति कौमा यहाँ के लोगों का रहन सहन
और खान पान के विषय में, रहन सहन और खान पान के विषय में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। नेक्स्ट पॉइंट, अगला बिंदु देखिए, आईने अकबरी की रचना अबुल फजल ने की है। आईने अकबरी की रचना अबुल फजल ने की है। अबुल फजल ने की है, जिसमें जिसमें आरंभिक मुगलकालीन शासन, आरंभिक मुगलकालीन शासन और नियम कानून की चर्चा है। नेक्स्ट देखिए, मुंतखाब उल लुआब, मुंतखाब उल लुआब की रचना, मुंतखाब उल लुआब की रचना रचना हासिम खफी खां ने की थी। मुंतखाब उल लुआब की रचना हासिम खफी खां ने की थी की थी जो औरंगजेब के समय, जो औरंगजेब के समय उच्च पद पर आसीन था। उच्च पद पर आसीन था। देखिए, इस पुस्तक में 17वीं सदी के भारत की झलक मिलती है। इस पुस्तक में 17वीं सदी के भारत की झलक मिलती है। 17वीं सदी के भारत की झलक मिलती है। यह पुस्तक किसको समर्पित है? किस शासक को समर्पित है? यह मोहम्मद शाह को समर्पित है। लिख दीजिए, लिखिए, यह पुस्तक मोहम्मद शाह को समर्पित है। ठीक है। एक बहुत प्रसिद्ध रचना है मलिक मोहम्मद जैसी का पद्मावत। ठीक है, जिसमें 12 मासा की चर्चा है, उसको भी लिख लीजिए। लिखिए, मलिक मोहम्मद जैसी की रचना पद्मावत है। मलिक मोहम्मद जैसी की रचना पद्मावत है। पद्मावत है। मलिक मोहम्मद जैसी की रचना पद्मावत है, जिसमें जिसमें 12 मासा की चर्चा की गई है। जो
नागमती वियोग के वर्णन के रूप में है। जो नागमती वियोग के वर्णन के रूप में है। वर्णन के रूप में है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हमजनामा, हमजनामा या दास्तान ए अमीर हमजा, हमजनामा या दास्तान ए अमीर हमजा, दास्तान ए अमीर हमजा के चित्रांकन का श्रेय ख्वाजा अब्दुस समद को जाता है। ख्वाजा अब्दुस समद को जाता है। ख्वाजा अब्दुस समद को जाता है। जाता है। हालांकि, इसी में लिख दीजिएगा, हालांकि ऐसा माना जाता है कि ऐसा माना जाता है कि इसे शुरू करने में मीर सैयद अली का भी योगदान था। मीर सैयद अली का भी योगदान था। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप सभी के साथ काफी टॉर्चर किया गया है। ठीक है, तो मैं समझ पाता हूं कई लोग नाराज भी होंगे, काफी टॉर्चर किया गया है आज। लेकिन ध्यान रखिएगा, चूंकि अभी काफी वैकेंसीज सामने हैं और बिहार सरकार में तो सिविल सेवा की परीक्षा 71 सामने है, दरोगा की भर्ती भी एक्साइज में आ चुकी है। तो यदि आप में से कोई उम्मीदवार उसके लिए अप्लाई करते हैं तो यह तैयारी आपके लिए मील का पत्थर साबित होगी। E to Z क्वेश्चन यहाँ से कॉपी एंड पेस्ट आ जाते हैं, तो थोड़ी तैयारी को बढ़ा लीजिए। जीएस में हमें 9 खंडों का अध्ययन करना है, जिसमें हम सबसे पहले खंड इतिहास में हैं। इतिहास में भी 1.2 में है, अर्थात प्राचीन को समाप्त करके मध्यकाल की शुरुआत में है। और सबसे महत्वपूर्ण आधुनिक भारत का इतिहास है, इसको ध्यान रखेंगे। ज्योग्राफी भी हम पढ़ेंगे, उसके भी 3 खंड हैं। पॉलिटी को भी देखेंगे, इकोनॉमिक्स को भी देखेंगे, साइंस में हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को देखेंगे, मिसलेनियस को देखेंगे, और करंट अफेयर्स भारत और विश्व और साथ ही राज्यवार साथ साथ चल रहा है। मध्य में हम शॉर्ट टेस्ट सीरीज को भी देख रहे हैं। तो आगे बढ़ते रहेंगे और कल हम बलवन से शुरू करेंगे। और बूस्टर फैक्ट्स में भी कल कोशिश करेंगे कि 10-15 बातें आप तक फिर कल पहुंच जाएं, क्योंकि मध्यकाल बूस्टर फैक्ट से भरा हुआ है। कई ऐसे तथ्य हैं जो आपको संज्ञान में धारण करके रखना चाहिए, और लगातार यदि आप रिवाइज करते रहेंगे तो आपकी स्थिति उत्तम बनी रहेगी। उस दौर में जो परीक्षा देंगे वहां कंप्लीट कर जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में कक्षा की समाप्ति की घोषणा करता हूं। अगली कक्षा फिर कल ससमय होगी। सभी को शुभ रात्रि, सभी का धन्यवाद।